हाय बच्चों, आप सभी लोगों का नितिन सर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और आज से शुभारंभ करने जा रहे हैं 2026 के पीटी के लिए एमसीक्यू का ये सीरीज, जिसमें कि सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ पॉलिटी के क्वेश्चंस को। क्लियर? चलिए, तो बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। और ये जो क्लासेस होगी वो 90 मिनट्स की होगी और मंडे टू सैटरडे बाइलिंगुअल होगी। और इसमें आपको पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में भी मिल जाएगी, और साथ में आपको ऐप पर ही रिकॉर्डिंग्स भी और ट्रांसक्रिप्ट भी, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ मिनट बाय मिनट, वो सारी चीजें आपको उपलब्ध होगी यहाँ पर। इसके अलावा समरी ऑफ क्लासेस भी आपको मिल जाएगी, जो कि आप लाइफ टाइम, और साथ में मैं कंसेप्चुअल एनालिसिस तो करूंगा ही करूंगा। तो चलिए, तो चलिए तो शुरुआत करते हैं। और आपके सामने सबसे पहला जो प्रश्न है वो देखो क्या है। आप इसका आंसर करें। देखिए, प्रश्न क्या है कि which of the following statement is or are correct with the respect to the constitution of India, यानी कि भारत के संविधान के संदर्भ में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया, इट जनरेट्स ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट अमंग द पीपल ऑफ इंडिया, यह भारत के लोगों में विश्वास की भावना पैदा करते हैं। क्लियर? इट लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, यह सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। इट डिटरमाइंस हाउ अ गवर्नमेंट शुड गवर्न द कंट्री, यह निर्धारित करता है कि सरकार को देश पर कैसे शासन करना चाहिए। इट डिटरमाइंस द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, यह सरकार की शक्तियों का निर्धारण करता है। चलिए, तो एक चीज आप ध्यान देना कि सबसे पहले मैं इसके पृष्ठभूमि या इसके बैकग्राउंड को मैं बता दे रहा हूं। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, तो वो क्या होता है भाई, किसी भी देश का सुप्रीम लॉ है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इससे ऊपर कोई कानून नहीं होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही दूसरे कानून बनाए जाते हैं। जो कस्टम्स हैं वो इसके हिसाब से होती है, ठीक है। गवर्नमेंट के जो पावर्स और फंक्शंस है वो यहाँ तय किए जाते हैं। लिमिटेशंस ऑफ पावर गवर्नमेंट के ऊपर यहीं से होती है। तो देखिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन की यदि बात की जाए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सबसे पहले समझिए, सुप्रीम लॉ है। मैं आंसर पे भी आ रहा हूं, पहले एक्सप्लेनेशन दे दूं आपको। सुप्रीम लॉ यानी कि सर्वोच्च विधि है। क्या बच्चे? सर्वोच्च विधि है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, डिटरमाइंस द पावर ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार की शक्तियों का निर्धारण करते हैं। ठीक है। फिर बात है लिमिटेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्तियों की सीमा को तय करते हैं। ध्यान देना। और लास्ट में आप देखें कि गवर्नमेंट यानी कि सरकार के जो फंक्शंस है, यानी कि उसके जो कार्य है, ठीक है, इसके अलावा सरकार के जो अलग अलग
हिस्से हैं, ठीक है, और उसके बीच में कोऑर्डिनेट करता है, क्लियर, कोऑर्डिनेट, क्लियर, यानी कि समन्वय, यानी कि यहां पर शक्ति की सीमा, किस सीमा तक प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, और यहां पर शक्ति का निर्धारण, क्लियर। तो कंस्टिट्यूशन का ये काम। अब देखो गवर्नमेंट के अंदर जैसा कि आप जानते ही हैं, इसके 3 हिस्से, एक क्या, एग्जीक्यूटिव, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्यपालिका, क्लियर, लेजिस्लेचर, यानी कि विधायिका, और फिर जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका। तो इन तीनों की सीमा क्या होगी वो तय किया जाएगा किसके द्वारा, कंस्टिट्यूशन के द्वारा, ध्यान देना। अब देखिए कि प्रश्न में है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट विद द respect to the constitution of India. It generates a degree of trust among the people of India. तो ये क्या करेगा, डिग्री ऑफ ट्रस्ट कहीं ना कहीं लोगों में, इसके कारण से, क्योंकि सारी चीजें जो होती है वो तरीके से चलती है, जैसा कि मैंने बताया, लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट, ये भी सही है, और कैसे देश को चलाया जाएगा ये भी सही है, और इट डिटरमाइंस द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की क्या शक्ति है, सरकार की क्या शक्ति है, इसका भी निर्धारण करते हैं, यानी कि चारों ही इसका सही है, और आंसर क्या देंगे इसका, डी देंगे। चलिए, क्लियर क्लियर, ठीक है, आंसर डी है, बिल्कुल सही है आपका जवाब। अब चलिए सवाल को देखिए। ओके, चलिए देखते हैं सवाल क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्वेस्टिस डिसेंट्रलाइज्ड आइडिया ऑफ नेशनलिटी। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता के विकेंद्रीकृत विचार की परिकल्पना की गई। दूसरा दिया गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्रिहेंसिवली एड्रेस ऑल द इश्यूज ऑफ जेंडर, ठीक है, और ये सारे के सारे जेंडर बायस से जो संबंधित, यानी भारत के संविधान ने लैंगिक न्याय के सभी मुद्दे को व्यापक रूप से संबोधित किया। अब देखिए इसमें आप ये समझिए कि जो आंसर होगा इसका, क्लियर, सबसे पहले तो देखिए कि पहला स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, और सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, और आंसर क्या देंगे, नन ऑफ दीज देंगे। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों है, मैं इसका एक्सप्लेनेशन दिए देता हूं आपको, क्लियर। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यदि की जाए बात, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
Indian Constitution envisaged the idea of नेशनल यूनिटी। ठीक है, इसमें बात किसकी है? नेशनल यूनिटी की है। और जैसे कि आप देखो कि कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जैसे आप देखें कि आर्टिकल 1 या अनुच्छेद 1 की बात करें, तो इसमें क्या दिया गया? इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, बात क्या की गई है? यूनियन ऑफ स्टेट। क्लियर? यूनियन ऑफ स्टेट कहने का मतलब जो है, जो यूनिट है, और यूनिट कौन है? राज्य। नहीं, इसको अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, देखिए समझना कि जो फेडरेशन वर्ड हैज नॉट बीन यूज्ड in our constitution deliberately। देखिए मतलब जो फेडरेशन वर्ड जानबूझकर प्रयोग नहीं किया गया। क्लियर? अब देखिए इसमें इससे संबंधित कुछ आर्टिकल्स मैं लिख दे रहा हूं। देखिए जैसे आर्टिकल 1 दिखलाता है कि भाई केंद्र को क्या दी गई है? ज्यादा शक्ति दी गई है। किसको ज्यादा शक्ति दी गई है? केंद्र को ज्यादा शक्ति दी गई। ठीक है, अब देखो कि इसके अलावा आर्टिकल 2 और 3 की यदि बात की जाए तो यहां पर संसद यानी पार्लियामेंट को एक तरीके से शक्ति दी गई है। क्लियर? पार्लियामेंट को क्या दी गई है? शक्ति दी गई है। अब देखो ऐसे अनेकानेक एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण है। जैसे आप आर्टिकल 169 की बात की जाए, यानी कि यदि लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है, ध्यान देना, यदि लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है, क्लियर, यानी कि विधान परिषद, ठीक है, यानी कि विधान परिषद, तो ये कहीं ना कहीं अधिकार किसको दिया गया है बच्चे? ये अधिकार किसको दिया गया है? तो संसद को दिया गया। सो शाहरुख वेलकम बच्चे, चलिए बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रहा हूं। क्लियर? तो देखिए आर्टिकल 169 की यदि बात की जाए तो इस जब विधान परिषद को बनाया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं शक्ति किसके पास निहित होती है? तो पार्लियामेंट के पास। क्लियर? ऐसे ही आप अनुच्छेद एग्जाम्पल के लिए 249 ले लें, 252 ले लें, 253 ले लें। क्लियर? 312 की बात कर लो, या 352, 355, 356, 360। क्लियर?
तो ये सारे के सारे अनुच्छेद क्या है, ये दिखलाते हैं कि भाई हमने केंद्र या सेंट्रल को ज्यादा शक्ति या पावर दी है। क्लियर, ध्यान देना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिवर्सिटी डिसेंट्रलाइज्ड आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी, ना जी, डिसेंट्रलाइज्ड आइडिया की बात नहीं करते हैं, सेंट्रलाइज्ड आइडिया की बात करते हैं। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों ही है, लेकिन केंद्र को ज्यादा शक्ति दी गई है। हमने आपको एग्जाम्पल दिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्रेहेंसिवली एड्रेस ऑल द इश्यूज ऑफ जेंडर बायस। देखिए, अब एक चीज ध्यान देना कि आर्टिकल 14, 15, 16, क्लियर, इसमें क्या है बच्चे, राइट टू इक्वालिटी, नहीं, समानता का अधिकार। क्लियर, और आर्टिकल 16 में यदि आप देखो और 15 में, तो यहां पर जब बात आप आरक्षण की करते हो, ठीक है, किसकी करते हो, आरक्षण की या रिजर्वेशन की, तो यहां पर आप आर्टिकल या अनुच्छेद 15(4) में दी गई ये चीज, और इसके अलावा 15(6) में दी गई है। नहीं, यहां पर आप देखो कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जोन, क्लियर, ध्यान देना, और यहां पर जो EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो किससे हैं भाई, आर्थिक रूप से क्या है, कमजोर वर्ग, ध्यान देना। तो यहां पर बात एजुकेशन के अंदर, यानी कि शिक्षा के अंदर है। क्लियर, शिक्षा के अंदर रिजर्वेशन की बात है। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, जैसे आर्टिकल, यहां पर यदि आर्टिकल 16 की बात की जाए, तो आर्टिकल 16(4) और 16(6), क्लियर, यहां पर सरकारी नियोजन में आरक्षण की बात, किसकी बात है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर, ध्यान देना, और इसमें महिलाओं के लिए भी चीजें हैं। लेकिन बताओ कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर महिलाओं से संबंधित जितनी भी समस्या है उसका निराकरण कर दिया गया है, ध्यान देना। हाँ, आर्टिकल 14, 15, 16 की यदि बात की जाए, या 17 की भी यदि बात की जाए, तो 17 में भी क्या है कि भाई अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, यानी कि जो अनटचेबिलिटी को खत्म कर दी। तो अनटचेबिलिटी में भाई जेंडर न्यूट्रल है, यानी कि मेल के लिए भी दी गई है बात और फीमेल के लिए भी दी गई है। लेकिन ये कह देना कि ये कॉम्प्रिहेंसिव है, व्यापक है, इसमें सब कुछ है, ये अपने आप में क्या होगा बच्चे, गलत होगा, और इसका आंसर क्या देंगे, डी देंगे। अब मैं देखूं कि आपका क्या आंसर है, कंफ्यूजन बिटवीन बी एंड ए। ओके, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। आप चाहे तो उधर से माइक ऑन करके डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन हो तो ऑडियो के थ्रू।
देखिए, मैं इसके जवाब पे आता हूं, लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि फेडरल क्या है, ठीक है, यानी कि संघीय क्या है और यूनिटरी क्या है, यानी कि एकात्मक क्या है। क्लियर? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान, जिसकी भी बात कर लें, बात एक ही है, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखो कि एक क्या होगा बच्चे, यूनियन होगा यानी कि केंद्र, और एक क्या होगा, स्टेट यानी कि राज्य। क्लियर? यदि कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली, सीधे तौर से, और डायरेक्टली, सीधे तौर से, कॉन्स्टिट्यूशन से सीधे तौर से केंद्र को शक्ति यानी कि पावर प्लस कार्य मिले, नहीं, यानी कि पावर्स एंड फंक्शंस। क्लियर? और राज्य को भी शक्ति एवं कार्य सीधे तौर से कहां से मिले, संविधान से, तब इसे क्या कहेंगे, फेडरल कहेंगे। तब इसे क्या कहेंगे, फेडरल कहेंगे। दूसरी तरफ यूनिटरी में क्या होता, ध्यान देना, यूनिटरी के अंदर यानी कि एकात्मक के अंदर क्या होता, कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं, जो शक्ति है वो यूनियन को दी जाती। क्लियर? क्या बच्चे, पावर्स एंड फंक्शंस, क्योंकि किसको दी जाएगी, यूनियन को दी जाएगी। ध्यान देना। और फिर यूनियन क्या करेगा, स्टेट को यानी कि राज्य को, और यूनियन मतलब केंद्र, राज्य को पावर्स एंड फंक्शंस डेलीगेट करेगा। डेलीगेट नहीं, हिंदी में प्रत्यायोजित कहते हैं। मतलब ये कहने का ये मतलब है कि कितनी शक्ति कब तक राज्य को मिलेगी वो तय कौन कर रहा होता है, यूनियन कर रहा होता है। ध्यान देना। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए कि भारत का संविधान यदि आप देखें तो भाई स्ट्रक्चर के हिसाब से, यानी कि संरचना के हिसाब से, ध्यान देना, संरचना के हिसाब से ये क्या है, फेडरल नहीं। लेकिन नेचर की यदि बात करो, यानी कि इसकी प्रकृति की यदि बात करो, तो क्या है ये, यूनिटरी बायस्ड, यानी कि एकात्मक की तरफ इसका झुकाव है। ध्यान देना, इसका क्या है, झुकाव है। तो इसका एग्जाम्पल मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया था, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे आर्टिकल 1 में, इवन 2 में, 3 में, ठीक है। इसके अलावा अभी बताया था 169 में, ठीक है, 249, 252, 253, कुछ चुनिंदा में लिख दे रहा हूं, ठीक है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले 253। इसके अलावा 312, इसके अलावा 352, 355, 360 और 365 को भी आप रख सकते हैं। क्लियर? तो इस लिहाज से यदि हम देखें तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा, फेडरल इन द फॉर्म ऑफ यूनिटरी इन एस्पेक्ट, यानी कि स्वरूप में संघीय और भावना में एकात्मक, भावना में एकात्मक। चलिए, ओके।
जब भी आप आंसर लिखते हैं ना, तो एक काम करना बच्चों, जैसे 4 ऐसे लिखना और उसके बाद आंसर लिखना। क्वेश्चन नंबर 4 यानी 4 डाल देना फिर आंसर। चलिए देखिए सवाल क्या है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटन वन अनलाइक इन सम ऑफ द अदर डेमोक्रेसी, व्हाट डज इट इम्प्लाई? भारत का संविधान कुछ अन्य लोकतंत्र के अपेक्षा क्या है लिखित संविधान है, इसका तात्पर्य क्या है? द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया हैज बीन कोडिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिड्यूस पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। क्लियर? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? व्हाट इज रिटन और अनरिटन? क्लियर? ये संहिताबद्ध होगा। संहिताबद्ध कहने का मतलब कोडिफाइड, यानी कि ये क्या होगा? सिस्टमेटिक एक तरीके से होगा। क्लियर? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? और संहिताबद्ध। क्लियर? ध्यान देना, अनसिस्टमेटिक। क्लियर? जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कोडिफाइड है। क्लियर? और इसमें देखो क्या है, सबसे पहले प्रिएम्बल दिया गया, उसके बाद आज की तारीख में 22 पार्ट है, और फिर इसमें शेड्यूल यानी कि जो अनुसूची दी गई है, ध्यान देना, वो कितनी है? 12। प्रस्तावना, तो इसको बिल्कुल एक तरीके से अरेंज किया गया। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है? अरेंज नहीं होती है एक प्रॉपर तरीके से, ध्यान देना। तो एक चीज आप देखो, इसमें समझना थोड़ा सा कि द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया हैज बीन कोडिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिड्यूस। हाँ, इसके कारण से पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ्लिक्ट क्या होगी? नहीं होगी। और यदि देखें तो इस लिहाज से आंसर में सबसे पहले ये पहला जो विकल्प दिया गया ये बिल्कुल सही है। ऑल द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट आर टू बी रिटन डाउन एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, देखो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर संविधान अलग होता है और कानून अलग चीज होती है। ध्यान देना, संविधान क्या है? सर्वोच्च कानून है, और बाकी के कानून किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं। समझना इस चीज को। तो ऐसा नहीं है कि भारत में पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाया गया वो संविधान का हिस्सा हो जाएगा, नहीं, ये चीज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होती। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीजें होती, जैसे कि यूके के अंदर है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। ध्यान देना, तो ये कहना क्या होगा? गलत। ये स्टेटमेंट गलत। Only because of the written constitution citizens are able to enjoy the fundamental rights। देखिए, जो फंडामेंटल यूके के अंदर फंडामेंटल राइट की यदि बात की जाए तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। ध्यान देना, अब हमारे संविधान के अंदर यदि देखें तो फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है, पार्ट 3 के अंदर दी गई है। किसके अंदर दी गई है? पार्ट 3 के अंदर। ध्यान देना, तो ये कहना ओनली बिकॉज ऑफ ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स आर एबल टू एंजॉय, सिर्फ और सिर्फ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन
देखो भाई, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन नहीं भी है वहां भी सिटीजन एंजॉय करते हैं, ठीक है भाई, फंडामेंटल राइट्स को, ध्यान देना। तो ऐसा कहना क्या होगा, गलत होगा, और इस लिहाज से आंसर क्या देंगे, ओनली वन। क्लियर, ओनली वन। ओके, नहीं आप सभी लोग आंसर करें, गलत सही जो भी होगा वो अलग बात है, लेकिन अटेम्प्ट जरूर। चलिए, पांचवा सवाल देखिए क्या है। चलिए सवाल पे आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स नॉट ओनली द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस बट ऑल्सो डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन। संविधान में न केवल शासन के मूलभूत सिद्धांत बल्कि विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान भी शामिल है। दिस फैक्ट कैन बी सपोर्टेड बाय लुकिंग अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन। ठीक है, तो इसमें से किसमें ये प्रावधान से पुष्टि हो सकती है। ठीक है, एक चीज ध्यान देना कि फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल से भी, सेंट्रल स्टेट रिलेशन से भी, अपॉइंटमेंट एंड फंक्शंस ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से। ध्यान देना कि सबसे पहले समझिए कि भारत का संविधान जो है, ठीक है, उसमें फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल दी गई है, और फिफ्थ शेड्यूल के अंदर जो अनुसूचित क्षेत्र है उसका प्रशासन कैसे चलेगा ये व्यवस्था पूरी दी गई। क्लियर, ध्यान देना, ये व्यवस्था पूरी दी गई। सिक्स शेड्यूल के अंदर यदि आप देखें तो प्रमुख तौर से चार राज्यों की बात की गई है। किसकी बात की गई है, चार राज्यों की बात की गई है। क्लियर, और जिसमें कि आप देखिए कि आपका मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, और क्या है, आसाम। ठीक है, इसके बारे में पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था वगैरह या इससे संबंधित प्रावधान दिए गए। ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान देना कि बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ठीक है, जैसे आर्टिकल 280 की यदि बात की जाए तो फाइनेंस कमीशन कैसे गठित की जाएगी, इसका क्या फंक्शन होगा, ये सारा कुछ प्रावधान दिया गया। ध्यान देना, तो इस कारण से आप आंसर में फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल भी है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन भी है, अपॉइंटमेंट एंड फंक्शंस ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी है, और आंसर क्या देंगे, ऑल ऑफ द एबव। एक चीज ध्यान देना कि जो भारत का संविधान है वो लेंदियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्लियर, और लेंदियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे की वजह क्या है कि भाई सारे के सारे जो पावर्स और फंक्शंस हैं, जो ये सारा कुछ क्या दिया गया है, एकदम से डिटेल्स में दिया गया है। ठीक है, तो देखें आपका आंसर क्या रहा। हाँ बताइए, हैंड रेज किया आपने, ठीक है, ओके, चलिए।
देखिए सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद मेंटेनिंग द सोशल फैब्रिक, मॉरल वैल्यूज एंड नेशनल कॉन्सियसनेस। ठीक है, तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सामाजिक ताने बाने, नैतिक मूल्य और राष्ट्रीय चेतना को बनाए रखने से संबंधित है? पहला दिया गया फंडामेंटल राइट्स, दूसरा दिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज और तीसरा दिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ध्यान देना एक चीज कि इसमें आपको ये समझने की आवश्यकता है कि जो फंडामेंटल राइट्स की यदि बात की जाए, किसकी, सबसे पहले यदि आप फंडामेंटल राइट की यदि बात करते हो, ठीक है, यदि आप फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो एक चीज आप ध्यान देना कि भाई हमारा संविधान क्या है, सेकुलर है। ध्यान देना क्या है, सेकुलर है, इक्विटेबल है, इक्विटेबल है। नहीं, ये कहां से निकल के आती है? जैसे देखो कि हमारा सेकुलर होना, ये जो ताना बाना है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आप देखोगे अनुच्छेद में ये व्यवस्था दी गई है। फिर इवन की 29 और 30 में भी आप देखो कि माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है। इक्विटेबल करने के लिए आप देखो कि आर्टिकल या अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक की यदि अब आप बात करें तो पहली बात। दूसरा देखिए कि जब आप फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे तो यहां पर भी सेकुलर यानी कि पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, क्लियर। इसके बाद फ्रैटरनिटी यानी कि बंधुत्व, क्लियर, बंधुत्व, या फिर पैट्रियोटिक यहां पर दिख जाएगा, क्लियर। अब देखिए तीसरा आप समझिए कि जो फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर क्या कहा गया कि आप रिस्पेक्ट करें, नहीं, सम्मान दें, किस चीज का, कॉन्स्टिट्यूशन का, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का यानी कि संविधान का। फिर कहा गया नेशनल फ्लैग या एंथम यानी कि राष्ट्रीय गान, और साथ में भाई सर्विस टू मैनकाइंड यानी कि मानवता की सेवा, क्लियर। तो ये आपको दिख जाएगा। इसके बाद जब आप डीपीएसपी में यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जब आप आते हैं, ठीक है, देखो इस क्लास में मैं मान के चल रहा हूं कि आपको बैकग्राउंड में पीछे बहुत सारी चीजें मालूम होगी, ठीक है, आपने थोड़ा पढ़ रखा होगा इसको, उसके लिहाज से मैं पूरी एक्सप्लेनेशन देता हूं। फिर भी यदि आपको कहीं दिक्कत आए तो मुझे बता देना, ठीक है। और इसमें ये कहा गया कि भैया मोर इक्विटेबल, नहीं, जैसे आर्टिकल 39 की यदि आप बात करें, ठीक है, जो वर्क कल्चर, कार्य संस्कृति जिसे कहते, कार्य संस्कृति, क्लियर, कार्य संस्कृति, जो मैन और वीमेन के लिए क्या होना चाहिए, एक जैसा, नहीं, एक जैसा वेतन होना चाहिए। ध्यान देना, एक जैसा क्या होना चाहिए, एक जैसे काम के लिए एक जैसा वेतन, ठीक है। और इनइक्वलिटीज को मिनिमाइज किया जाए, यानी कि असमानता को क्या किया जाए, मिनिमाइज किया जाए, यानी कि न्यून
किया जाए। क्लियर? तो प्रश्न पे लौट देखिए, which of the following features of the Indian Constitution deal with maintaining the social fabric, moral values and national? तो ऐसा फंडामेंटल राइट्स के अंदर दिया गया है कि सोशल फैब्रिक को बना के रखने के लिए, तब तो भाई आरक्षण की बात की गई है ताकि जो लोग समाज में हाशिए पे हैं उनको क्या किया जा सके, मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। ऐसा आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर भी दिख जाएगा कि भैया समाज के अंदर जो अलग अलग धर्म के लोग हैं उसमें क्या हो, एक तरीके से कंपोजिट कल्चर की बात की गई है, साझा विरासत की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो तीनों ही है और इस लिहाज से आंसर क्या देंगे आप, डी देंगे। आंसर क्या होगा आपका, डी होगा। वेरी गुड। तो आप लोग आंसर कीजिए गलत या सही। ठीक है, इससे पता चलेगा कि आपका अटेम्प्ट क्या है। चलिए 7वां सवाल करें। गुड, दोनों का आंसर सही है। देखिए मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि एक चीज आप ध्यान देना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसे सोसाइटल आइडियाज की बात है, यानी कि सामाजिक आदर्श की बात है, तो बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, ये वर्ड आपको कहाँ मिल जाएगा, प्रियम्बल के अंदर। हार्मनी की बात है, जस्टिस की बात है, ठीक है, ये आपको दिख जाएगा प्रियम्बल में भी, और कहीं ना कहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ये क्या है बच्चे, सही। फिर नेचर ऑफ सोसाइटी, अच्छा नेचर ऑफ सोसाइटी जैसे सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष, लिबरल उदारवादी, सोशलिस्ट सामाजिक। ठीक है, तो ये आपको प्रियम्बल या प्रस्तावना में दिख जाएगा। ये आपको फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दी गई है। क्लियर? और फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यहां भी आपको दिख जाएगा। क्लियर? अब देखो नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। अब हमारा जो संविधान है उसके मुताबिक, और उसमें भी खास करके प्रियम्बल में आप देखेंगे तो शब्द रिपब्लिक का प्रयोग किया गया, यानी कि जो हेड ऑफ द स्टेट यानी कि जो राष्ट्राध्यक्ष होंगे वो निर्वाचित होके आएंगे। देखो इलेक्टेड होंगे। अब इलेक्टेड भाई कैसे हैं वो मायने नहीं रखता है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये मायने नहीं रखता, लेकिन इलेक्टेड होंगे। ध्यान देना। तो ये रिपब्लिक वर्ड यूज किया गया, और साथ में डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक होगा, ये प्रियम्बल के अंदर एकदम से क्या बच्चों है दिया गया। तो इस लिहाज से पहला दूसरा तीसरा यानी कि आंसर क्या देंगे आप, डी देंगे। गॉट दैट? चलिए अगले सवाल पे 8वां सवाल।
गुड, आंसर बिल्कुल सही है आप दोनों का। मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्ति का पृथकीकरण। जब आप सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हो, ध्यान देना, किसकी बात करते हैं? सेपरेशन ऑफ पावर की। तो इसमें क्या होता है? हॉरिजेंटल होता है, यानी कि जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इनके बीच में क्या होगा? सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये क्या होगा? हॉरिजेंटल, यूं। जबकि डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है? वर्टिकल, नहीं, ऊर्ध्वाधर जिसे कहते हैं, और इसको क्षैतिज कहते हैं। यानी कि यहां पर क्या होगा? एक सेंट्रल और स्टेट, इनके बीच में जो शक्तियों का विभाजन किया जाए तो ये वर्टिकल होगा कि कितना सेंटर को देना है, कौन से सब्जेक्ट सेंटर को देने और कौन से सब्जेक्ट स्टेट को देने। ध्यान देना। तो सबसे पहले तो मैं आशा करता हूं कि सेपरेशन ऑफ पावर और डिवीजन ऑफ पावर में आपको फर्क समझ में आ गया। अब देखो, आर्टिकल 50 किसकी बात करें? आर्टिकल 50, नहीं, आर्टिकल 50 की यदि आप बात करें तो आप मोटे तौर से ये जाने कि डीपीएसपी में दिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और इसमें जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखने की बात की गई कि भैया जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, देखो एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? कार्यपालिका। जुडिशरी क्या करती है? फैसले सुनाती है। लेजिस्लेचर क्या करती है? कानून बनाती है। तो इसमें कहा गया कि भैया जुडिशरी को आप किससे अलग रखेंगे? एग्जीक्यूटिव से अलग रखेंगे। अब देखिए, बात सिर्फ यहीं पे नहीं है, और भी जगह आपको क्या दिख जाएगा? सेपरेशन ऑफ पावर दिख जाएगा। जैसे कि आप बात करें आर्टिकल 53 और 154, आर्टिकल 53 और 154, ध्यान देना, इसमें यदि बात की जाए तो बात किसकी है? एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्ति। और यहां पर क्या दी गई है? गवर्नर के बारे में। किसके बारे में? गवर्नर के बारे में, ध्यान देना। फिर अनुच्छेद 121, नहीं, आर्टिकल 121, इसके अलावा आर्टिकल 211 ये किससे संबंधित है? संसद से, ठीक है। और ये क्या है? विधायिका कहां पर बच्चे? तो राज्य में विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर कौन सा है? अधिकतर जगह क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा है, और 7 जगहों पे क्या है? विधान परिषद है, ठीक है, भी है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया? एक व्यवस्था की गई है कि जो पार्लियामेंट है और स्टेट लेजिस्लेचर, भाई जो कंडक्ट ऑफ जजेस है, कंडक्ट ऑफ जजेस, क्लियर, इसको डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, मैं लिख दे रहा हूं, इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ध्यान देना। अब ये तो बात हो गई अनुच्छेद 121 और 211। अब बात कर लें अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 123, यानी कि ऑर्डिनेंस प्रोम्यूलगेट किया जा सकता है, यानी कि अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है, ध्यान देना। लेकिन अध्यादेश क्या है? जब संसद
का एक सदन या दोनों सदन का बैठक ना हो रहा हो, सत्र ना चल रहा हो, और ऐसी स्थिति में तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता हो, तो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के सदस्य क्या करते हैं, राष्ट्रपति को उसकी अनुशंसा या उनको एडवाइस दे देते हैं, एड एंड एडवाइस करते हैं, और फिर जाके वो अध्यादेश जारी कर देते हैं, जो कि संसद सत्र शुरू होने के, ध्यान देना, तारीख से अगले 6 हफ्ते के लिए लागू है। अब आपको ये पता है कि संसद के या राज्य विधायिका के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम 6 महीने का अंतर हो सकता है, यानी कि 6 मंथ प्लस 6 वीक, इतने समय तक बिना विधायिका से पारित किए हुए भाई वो अध्यादेश जारी रहे। लेकिन उसके बाद भी यदि नहीं हो पाया, पारित या पास नहीं हो पाया, तो फिर वो खत्म होता है। तो एक तरीका का क्या है बच्चे, ये चेक्स एंड बैलेंस है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, क्या है बच्चे, चेक्स एंड बैलेंस। देखिए फेडरलिज्म, अब देखो सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन डिवीजन ऑफ पावर में यदि आप देखें या सेपरेशन ऑफ पावर में एक चेक्स एंड बैलेंस की गई है। जो फेडरलिज्म है या संघवाद है, तो उसमें ड्यूअल अथॉरिटी है, सेंटर की भी और स्टेट की भी। किसकी है, सेंटर और स्टेट दोनों की है, ध्यान देना। तो इस लिहाज से इसका जो आप आंसर देंगे वो क्या देंगे, डी देंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल। देखिए क्या दिया गया, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ these is provision that a democratic constitution does not have। ध्यान देना, इसमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे, कौन सा है ये नहीं पूछा जा रहा है। इस चीज को गौर करना। और यहीं पे बहुत दफे स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। तो पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर यानी विधायिका की शक्ति दी गई है। भाई आर्टिकल 1 में आप जाओगे तो इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट, ये दिया गया है। पावर्स ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट यानी कि जो प्रेसिडेंट है उनकी शक्तियां बताई गई है, चाहे वो लेजिस्लेटिव पावर हो या उनकी एग्जीक्यूटिव पावर हो या जुडिशियल पावर हो, या फिर उनके इमरजेंसी पावर की बात कर ली जाए, डिप्लोमेटिक पावर की बात कर ली जाए, मिसलेनियस पावर की बात कर ली जाए, या डिस्क्रिशनरी पावर की बात कर ली जाए, ये सब कुछ मेंशन है हमारे संविधान के अंदर। हाँ, नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट नहीं है, राष्ट्रपति का नाम नहीं है भाई। और इस कारण से आंसर क्या देंगे आप, फोर्थ देंगे, यानी कि बी ओनली। ठीक है, बिल्कुल सही है। और चलिए अगले सवाल पे आते हैं, देखिए क्या है।
चलिए देखते हैं। इंडियन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप। भाई इसका क्या मतलब? लाइक ए लिविंग बीइंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्ड टू द एक्सपीरियंस। एक जीवित प्राणी की तरह संविधान भी अनुभवों के प्रति प्रतिक्रिया करता है, मतलब अनुभवों के हिसाब से वो चलता है। बात तो बिल्कुल सही है, परिस्थितियों के हिसाब से वो क्या है, बदलता है। ठीक है, even after so many changes in the society, the constitution continues to work efficiently because of this ability to dynamic to be open to the interpretation। ठीक है भाई, कहा गया कि समाज के अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं और इसके बावजूद भी संविधान गतिशील और व्याख्या जो दी जाती है वो खुली व्याख्या दी जाती है। और इसके कारण से भाई क्या है कि बदलते हुए समय के हिसाब से ये बदल जाता है। ठीक है, खास करके इसका इंटरप्रिटेशन तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ऑलमोस्ट लाइक ए लिविंग बीइंग दिस डॉक्यूमेंट कीप्स रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस। मतलब एक जीवित प्राणी की तरह यह दस्तावेज समय समय पर उत्पन्न होने वाले परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया करता रहता है। ये भी बात सही है। ठीक है, लाइक ए लिविंग बीइंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो प्रोन टू डिस्ट्रक्शन, इट इज नॉट। ये बात गलत है कि भैया हमारा जो संविधान है वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, यानी कि उसको क्या नहीं किया जा सकता है भाई, प्रबंध वाली बात नहीं है, उसका विनाश नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई हमारा जो देश है उसमें डेमोक्रेसी क्या है, काफी मजबूत है, चेक्स एंड बैलेंस है। ठीक है, अंकुश एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है आर्टिकल 368 के तहत यदि आप देखो तो वो प्रक्रिया क्या है, काफी कठिन है। ठीक है, बदलाव की बात यदि देखें तो वो भी काफी कठिन है। ठीक है, आप जानते हो कि भाई 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है और दोनों सदनों से अलग अलग पारित करवाना पड़ता है। और यदि केंद्र राज्य संबंध को प्रभावित करने वाला हो तो फिर आधे राज्य के विधानसभा से भी उसको साधारण बहुमत से यानी कि 50% + 1% एंड वोटिंग से पास करवाना पड़ता है। तो इतना आसान तो है नहीं भाई। ठीक है, तो ये चौथा क्या है, गलत है। और इस लिहाज से आंसर क्या देंगे, सी देंगे। देखें आप लोगों का क्या आंसर है। ठीक है, सी, वेरी गुड। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। और ये बिल्कुल फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन। ओके, देखिए बिल्कुल आसान सा सवाल है। सबसे पहले तो मैं आपको दोहरा दूं कि जो शेड्यूल या अनुसूची की यदि बात की जाए तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो स्टेट और यूनियन का टेरिटरी की लिस्ट दी गई है। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या है, पहला वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड शेड्यूल की यदि बात की जाए तो एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें सैलरी और अलाउंस दी गई है प्रेसिडेंट की, ठीक है, गवर्नर की, इन सबों की सैलरी एंड अलाउंस दी गई है, पावर्स की बात नहीं है भाई। तो ये दूसरा गलत है। तीसरा देखें, यानी कि तीसरे शेड्यूल की यदि बात की जाए तो मैं एक बार दोहरा दूं, एलोकेशन सॉरी तीसरे शेड्यूल की यदि बात की जाए तो एमपी का क्या ओथ होगा, यानी कि जो शपथ ली जाएगी मिनिस्टर की क्या ली जाए। ठीक है, अलग अलग कंस्टिट्यूशनल फंक्शनरीज जो हैं, संवैधानिक पद पे जो आसीन है, उनके बारे में है। ठीक है,
फोर्थ शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, राज्यसभा में भाई जो सीटों का आवंटन ये दिया गया है। और इसके अलावा फिफ्थ शेड्यूल की यदि बात की जाए तो शेड्यूल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उसके कंट्रोल या नियंत्रण के बारे में दी गई है। सिक्स शेड्यूल के अंदर हमने आपको बताया था कि आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है, इसके अंदर जो व्यवस्था है वो दी गई है, ठीक है। सेवेंथ शेड्यूल के अंदर आप ध्यान दीजिए कि पहला जो लिस्ट है वो यूनियन लिस्ट है, दूसरा लिस्ट जो है वो स्टेट लिस्ट है, और तीसरा लिस्ट जो है वो कंकरेंट लिस्ट है। नहीं, यूनियन लिस्ट में जितने भी विषय दिए गए उसके ऊपर कानून सिर्फ और सिर्फ कौन बना सकता है? पार्लियामेंट बना सकता है। स्टेट लिस्ट के अंदर देखिए तो साधारणतः कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो राज्य विधायिका या स्टेट लेजिस्लेचर के पास। लेकिन एक चीज ध्यान देना कि जब कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है कि भाई पार्लियामेंट भी कानून बनाए। जैसे एक एग्जांपल दे दूं आपको, आर्टिकल 249 की यदि आप बात कर लें तो राज्य सूची के अंदर दिए गए विषयों के ऊपर क्या कर सकता है? पार्लियामेंट कानून बना सकता है। ध्यान दीजिए, जब 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित किया जाए राज्यसभा के अंदर कि भाई ये नेशनल इंटरेस्ट में है और जरूरत आन पड़ी है कि राज्य सूची के अंदर दिए गए विषयों के ऊपर संसद कानून बनाए, तो संसद कानून बना सकती है। और कंकरेंट लिस्ट जिसे समवर्ती सूची कहते हैं, उसके अंदर यदि देखें तो जो विषय दी गई, जैसे शिक्षा की बात की जाए तो उसपे केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकती है। अब 8वीं अनुसूची की यदि बात की जाए तो 22 भाषाओं जिसको कि संविधान में रिकॉग्नाइज किया गया है वो दिया गया है। 9 शेड्यूल की बात की जाए तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डस्टबिन भी कहते हैं। देखिए, लेकिन शुरुआत में जब इसको लाया गया तो लैंड रिफॉर्म्स से संबंधित जो एक्ट्स थे ना, या जमींदारी को खत्म करने वाले जो एक्ट थे, उसको इस 9 शेड्यूल के अंदर रख दिया जाता था ताकि उसका क्या ना हो सके, जुडिशियल रिव्यू ना हो सके, न्यायिक उसका जो निरीक्षण ना हो सके, ध्यान देना, और फिर उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना ठहराया जा सके, इसलिए दी गई। लेकिन समय बीतने के साथ इसमें अलग अलग जो प्रधानमंत्रियों के समय में क्या किया गया, अलग अलग कानूनों को रखा गया, और इसके कारण से क्या कर दिया गया कि भाई इसको नाम दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल डस्टबिन का, ठीक है। लेकिन वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया 1981 का, याद रखना, वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया 1981 का। और IR गहलोत वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस आया 2007। इन दोनों में ये व्यवस्था की गई कि भाई जो केशवानंदा भारती केस में का जो फैसला दिया गया था और उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्राइन था, ठीक है, यानी कि केशवानंदा भारती केस के तारीख से, फैसले की तारीख से पहले यदि कोई 9 शेड्यूल में रख दिया गया तो उसकी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगी, लेकिन उसके बाद जुडिशियल रिव्यू होगी यदि कोई कानून को उसमें रखा गया है। समझ रहे हैं इस कारण से, ठीक है। तो आज के डेट में इसकी क्या की जा सकती है? न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ध्यान देना। फिर 10th शेड्यूल की बात की जाए तो उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ दिया गया है, क्लियर। 10th शेड्यूल में क्या दिया गया? एंटी डिफेक्शन लॉ दिया गया है। और इसके बाद 11th शेड्यूल में यदि आप देखें तो पावर एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है किस चीज की? तो पंचायत की। और 12th शेड्यूल में यदि आप जाएंगे तो ऐसा ही किसके बारे में? म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में दिया गया, पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की यदि बात की जाए, ठीक है। तो देखिए आपके कमेंट्स क्या है, ठीक है, मेरे थोड़े से आंसर 11C, ठीक है। देखो भाई, ये 7 शेड्यूल वाला तो गलत दिया गया है, क्लियर, और ये गलत है। तो पहला और तीसरे के हिसाब से आंसर क्या देंगे? सी देंगे आप, क्लियर। चलिए, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। 7th शेड्यूल में तो वो 20 सब्जेक्ट दिए है ना, लिस्ट दी है ना सब कुछ। हाँ जी, हाँ, तो वो डिवीजन ऑफ पावर ही नहीं हुआ। एक चीज देखो ना, ठीक है,
7 डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन क्या दिया हुआ है, देखो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जबकि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन क्या होना चाहिए, सेंटर और स्टेट। इस शब्द को भी तो गौर करें। अब समझ ओके में आई ओके बात? ओके सर। ये तो सेपरेशन ऑफ पावर हो गया ना बच्चे, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, चलो शाहरुख आप भी पूछ सकते हो ऐसे सीधे तौर से जब भी आपको दिक्कत हो, ये विशेष व्यवस्था है इस ऐप के अंदर। चलिए, क्लियर? तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, इसका आंसर क्या होगा आपका, वो फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज अभी बताया था। आंसर क्या देंगे आप, सी देंगे, थोड़ी देर पहले अभी चर्चा हुई। क्लियर? आई होप कि यही आंसर होगा आप लोगों का। ठीक है, गुड। देखिए, थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है सवाल को, समझना ये जानकारी है आप लोगों के पास, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। Which of the following schedule of the constitution gives a clear constitutional recognition to the existence of the system of political parties in India? अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज की बात तो 7वीं अनुसूची में बिल्कुल नहीं हो सकती है, ध्यान देना। तीसरी अनुसूची में है नहीं, 9वीं अनुसूची में नहीं, 10वीं अनुसूची में आपको पता है कि एंटी डिफेक्शनल लॉ दी गई है, यानी कि दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, और दल बदल विरोधी कानून इसलिए लाया गया था कि यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी या उसके जो सदस्य है कुछ हेरा फेरी करते हैं, ध्यान देना, क्लियर, यानी कि दल बदल लेते हैं और इसके कारण से जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है वो अल्पमत में आ जाती है, और फिर इसमें राजनीतिक समीकरण के हिसाब से नए लोग या नए गठबंधन या पार्टी सत्ता में आ जाए, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा जो मैंडेट दिया गया है या जनादेश दिया गया उसके अगेंस्ट हो जाएगा भाई। तो इसके कारण से ये व्यवस्था की गई है, ठीक है, 10th शेड्यूल के अंदर। तो अब एक चीज देखो ना, आप एलिमिनेशन के थ्रू भी 7वीं अनुसूची होगा नहीं, तीसरी होगा नहीं, 9वीं, तो बच क्या गया आपके पास, डी। ठीक है, और यहां पर क्लियरली पॉलिटिकल पार्टीज मेंशन है, ठीक है, 10th शेड्यूल के अंदर, ध्यान देना। चलिए, बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल ठीक है, ये विद इन सेकेंड्स आप बना सकते हैं।
ठीक है। देखो आंसर लाजमी है कि 5th और 6th शेड्यूल होगा, यानी कि आंसर क्या देंगे, ए देंगे। क्लियर, आंसर क्या होगा, बिल्कुल आसान सवाल है, ए होगा आंसर। क्लियर, देखिए भाई जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को कंस्टिट्यूट करने की बात 5th शेड्यूल के अंदर है, ठीक है, और ट्राइबल कंट्रोल ओवर लैंड एंड फॉरेस्ट की बात 5th शेड्यूल के अंदर है, और ऐसी ही कुछ व्यवस्था, ठीक है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और आसाम की यदि बात की जाए तो 6th शेड्यूल के अंदर दी गई। चलिए देखिए एक चीज ध्यान देना, यहीं पे गौर करो कि संविधान निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर गौर करें या विचार करें। आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन फ्रेंच, नहीं जी, ये कहां पर हुआ था, तो आपका सोवियत में हुआ। ठीक है, तो ये तो गलत हुआ भाई। आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ना जी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यूएस में नहीं, कहां पर है, यूके में है, ये भी गलत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर, ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, जो आप देखो कि लगभग 70% तक हमारे संविधान कहां से लिए गए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, तो ये सही है। मच ऑफ द कंसेंसस रिगार्डिंग द डेमोक्रेटिक सेटअप इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के संबंध में अधिकांश सहमति जो थी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विकसित हो गई। ठीक है, तो तीसरा और चौथा, और इस लिहाज से आंसर क्या देंगे आप, बी देंगे। ठीक है, इस लिहाज से आंसर क्या देंगे, बी देंगे। ओके, गुड। चलिए 16वां सवाल बनाए। ओके, अच्छा सवाल है थोड़ा सा। ठीक है, अभी देखते हैं आपका आंसर क्या है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ पृष्ठभूमि में बता दूं आपको। 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 जो अन्य कांग्रेसी नेता थे, ठीक है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ड्राफ्ट तैयार किया था। ठीक है, पहली बात देखिए तो। फिर 1931 में जब कराची सेशन हुआ तो उसमें विजन रखा गया। ठीक है, विजन रखा गया कि भाई हमारा देश स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कैसा होगा, डेमोक्रेसी होगी। ठीक है, और जो डेमोक्रेसी में सिर्फ बात फॉर्मल इलेक्शन की नहीं थी, क्लियर, बल्कि जो सोशल स्ट्रक्चर था उसमें भी बदलाव की जाए। ठीक है, तो एक चीज आप ध्यान देना कि जब बात किसकी हो रही है,
तो कराची सेशन की यदि बात की जाए तो ये तो बात है, रीजन था इसमें। अब देखिए, जो कैबिनेट मिशन प्लान, जैसा कि आप जानते हैं कि 1946 में लाई गई थी, ठीक है, और इसमें ये बात थी कि भाई स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो राजनीतिक और जो क्षेत्रीय जो रीऑर्गेनाइजेशन की जाएगी ना इंडिया की, उसके बारे में बात थी। तो यहाँ पर रीजन की तो बात नहीं थी, ठीक है। इसके बाद जहां तक लखनऊ पैक्ट का सवाल है, आप जान ही रहे हैं, ठीक है, कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मर्जर की बात है, और साथ में सेपरेट इलेक्टेड को भी वैल्यू दी गई, ये बात थी। तो इस ये भी व्यवस्था नहीं है। तो आप आंसर क्या देंगे? सी देंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसमें बात आएगी कराची सेशन, ठीक है। देखिए आपका सवाल क्या है, दिव्यांग, आंसर सही है, लेकिन ये आई थिंक जो है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ है। आप बिल्कुल कन्विक्शन के साथ आंसर करें प्लीज। चलिए 17वां सवाल देखिए क्या। आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले देखो कि इसमें सोर्सेज ऑफ कंस्टिट्यूशन, और मैं जो आज चर्चा कर रहा हूँ सेलिएंट फीचर ऑफ कंस्टिट्यूशन की चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है। क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जैसा कि हमने देखा कि भारत भाई संरचना के हिसाब से तो फेडरल, लेकिन नेचर वाइज क्या है, यूनिटरी है। ये व्यवस्था हमने कनाडा से। अब देखो चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, भाई यूके कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया गया, यूएस के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया गया है। ये कहां से लिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से क्या लिया गया कि जब जब आर्टिकल 352 का प्रयोग किया जाए, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाई जाएगी, तो फिर भाई फंडामेंटल राइट पे इसका क्या असर पड़ेगा, ये व्यवस्था ली गई, ठीक है। तो इस लिहाज से यदि देखें तो सिर्फ और सिर्फ पहला सही है, ठीक है। और आंसर क्या देंगे आप? डी देंगे। क्लियर? आंसर क्या देंगे? डी देंगे। चलिए, अच्छा प्रश्न था। 18वें प्रश्न पे आए। ये तो पता ही होगा कि आपने प्रियम्बल पढ़ा होगा, या तो जो वैल्यू ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये कहां से ली गई है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से ली गई। देखिए इसके कारण से क्या हुआ, जो एब्सोल्यूट मोनार्क या निरंकुश जो राजतंत्र था, ठीक है, वो डिक्लाइन पे आया, और उसकी जगह रिपब्लिक्स, यानी कि रिपब्लिक कहने का मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड होंगे, यानी कि जनता के द्वारा चुने जाएंगे। या लिबरल डेमोक्रेसी या उदारवादी, आप लोकतंत्र की बात करो, तो इसके बाद क्या होती है? शुरुआत होती है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से, ठीक है। और इस लिहाज से आंसर क्या देंगे आप? ए देंगे, ठीक है। गुड। चलिए 19वां सवाल।
19वें सवाल का आंसर क्या है? डी। लेकिन आप लोगों ने क्या दिया है? ओके, चलिए मैंने पहले ही बता दिया आपके आंसर से पहले, चलिए कोई बात नहीं। तो एक चीज ध्यान देना कि जो पहला है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और बैकैमलिज्म, यानी कि जो संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता, ये हमने कहाँ से लिया है? तो यूके से लिया है, ब्रिटिश से लिया है। और ठीक है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया है, तो इस कारण से ये क्या है बच्चे? गलत है, ये गलत है। दूसरा, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की यदि बात की जाए, वहां से कंकरेंटली और ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, जो संयुक्त बैठक होती है, ठीक है, जब गतिरोध हो जाती है दोनों सदनों के बीच में, तो संयुक्त बैठक करवाई जाती है, ठीक है, आर्टिकल की। देखिए इसके बाद वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी की यदि बात की जाए, तो यहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटी नहीं लिया है। फंडामेंटल ड्यूटी हमने कहाँ से लिया है? सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से। और चौथा, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी लिया है। और इस लिहाज से दूसरा और चौथा तो आप आंसर क्या देंगे? डी देंगे। चलिए 20वें सवाल में अभी अभी थोड़ी चर्चा हुई थी इसके ऊपर, इसी ढंग का सवाल था आपके सामने। देखिए आंसर इसका क्या होगा बच्चे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसीलिए कि जो जैसे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि प्रांत की स्वायत्तता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, यानी कि जो आपका प्रशासनिक जो संरचना है, फेडरल कोर्ट की यदि बात की जाए, या फेडरेशन ऑफ इंडिया को स्थापित करने की बात की जाए, ये सारा कुछ कहाँ पर दिया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। और करीब करीब हमारे संविधान का 70% यहीं से बोरो किया गया। अलग अलग स्रोतों से तो किया गया है, लेकिन करीब करीब 70% आप कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। यानी कि आंसर क्या देंगे आप? डी देंगे। चलिए इसमें का आंसर क्या है? देखिए इसका आंसर क्या होगा? साउथ अफ्रीका। ठीक है, क्या होगा? साउथ अफ्रीका, बिल्कुल सही है। और आर्टिकल 368 के अंदर ये पूरी की पूरी व्यवस्था दी गई है, अंडर आर्टिकल 368। चलिए अगले सवाल पे आए। देखिए इसका आंसर क्या है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। ठीक है, यानी कि आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। एफ, एफ कहाँ दिया भाई? सी। अच्छा गलत प्रिंट आपने टाइपिंग किया। देखिए समझिए, सबसे पहले जाने कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 20 प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी अगेंस्ट द डबल जियो पार्टी, यानी कि सबसे पहले ये जाने कि दोहरा कराधान क्या होता है, कि एक ही जुर्म जुर्म के लिए आपको दो बार सजा नहीं। ध्यान देना, चलिए कोर्ट के द्वारा दो बार सजा नहीं, ये नहीं कि आपको भाई 7 साल की सजा भी दी गई किसी व्यक्ति को और फिर बाद में उसको फांसी भी दे दिया गया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है,
या तो 7 साल की सजा हो गई है या फिर फांसी, ठीक है। हाँ, लेकिन मान लो कि कोई प्रशासनिक अधिकारी है और उसने घूस ली, तो उस पे भाई विभागीय कार्रवाई यानी कि जो डिपार्टमेंटल क्या होगी, एक्शन होगी, और साथ में कोर्ट में भी क्या होगा, मुकदमा चलेगा। तो दो अलग अलग जो होगी, लेकिन न्यायालय जो है, न्यायपालिका जो है, एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दी। ये ऐसी व्यवस्था किसमें है, आर्टिकल 20 में, एक्स पोस्ट फैक्टो, मतलब जब कानून बनाया गया ना, ठीक है, तो सिविल लॉ जो है, सिविल लॉ जिस दिन से कानून बनाया गया उससे पहले से भी लागू हो सकता है, उसके बाद भी लागू हो सकता है, उस डेट से भी लागू। लेकिन क्रिमिनल लॉ की यदि बात की जाए तो हमेशा ही आगे की तरफ लागू होगा, जिस डेट को वो पास हुआ और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ, या एसेंट की यदि बात की जाए तो उसके आगे से, उस डेट या उससे आगे लागू होगा, पीछे लागू नहीं होगा, पीछे डेट से नहीं लागू होगा। जैसे कि आज 6 नवंबर है, तो 6 नवंबर को लागू होगा या उसके आगे की किसी डेट को लागू होगा। ये नहीं कि भाई हमने 1 नवंबर को किसी चीज को जुर्म घोषित कर दिया, नहीं, जिस समय किसी चीज को आप जुर्म कहोगे तो उस समय वो जुर्म पहले से घोषित हो, ध्यान देना इस चीज को। और साथ में आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी दी गई है। ये दोनों ही चीजें हमने इंस्पिरेशन कहां से ली है, तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। गुड। ये थोड़ी सी मिस। Which one of the following is the common feature of Indian and Swiss federalism? देखिए, जो डिवीजन ऑफ पावर है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, वो स्विस फेडरलिज्म से ली गई है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। चौबीसवां सवाल। फिर से इसका आंसर क्या है बच्चे, तो स्विट्जरलैंड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर भी लिखे, और आज के लिए जो अंतिम सवाल है वो देखिए क्या है। ये आराम से कर सकते हैं, ऐसा ही सवाल अभी हमने बनाया भी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन फीचर ऑफ इंडियन एंड स्विस फेडरलिज्म? तो आंसर इसका क्या देंगे, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। ओके, यही था, वेरी गुड। तो आशा करता हूं कि आज की ये क्लास आपको फ्रूटफुल लगी होगी। क्लियर? अपने सहपाठी जो कुछ दिनों से तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बिल्कुल नए नवेले से एस्पिरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उनको भी बोलिए शामिल होने के लिए, और कुछ कंसेप्ट्स की क्लैरिटी भी होगी, आप चीजों को समझ भी पाएंगे। और डेली यदि 20 से 25 क्वेश्चन आप करते हैं तो आप समझे कि 1 महीने के अंदर कितने क्वेश्चन हम और आप डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं कल फिर से आपसे मिलूंगा रात के 8 बजे। क्लियर? ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। और इसका पीडीएफ, इसकी वीडियो, इसकी ट्रांसक्रिप्ट, और इवन की इसका हिंदी में जो सारांश या समरी है वो भी आपको उपलब्ध हो जाएगा थोड़ी देर में।
उसी जगह पे ऐप पर। टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।